हिमालय की चोटियों में बसी एक ऐसी खूबसूरत घाटी जहां की सुंदरता और संस्कृति आपको मंत्रमुग्ध कर देती है, जहां आज भी यहां के जनजातीय लोग इस जटिल इलाके में अपनी पहचान को सेफ रखे हुए हैं। इस घाटी के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। आखिर क्यों? लद्दाख को अक्सर तिब्बती बौद्ध धर्म और उससे संबंधित लोगों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ एक और अनोखा समुदाय भी है जो अपनी जड़ों को हजारों साल पीछे तक मानता है। लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 200 किलोमीटर नॉर्थ में सिंधु नदी के दोनों ओर धा, हनु, गरकोन और दार्ची गांव है। कुल मिलाकर वे एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे आर्यन घाटी के नाम से जाना जाता है। इस जगह में बसे जनजातीय लोगों को दर्द कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इन्हें ब्रोकपा कहते हैं। कौन है ये लद्दाख के आर्यन? कहां से आए हैं? आखिर ऐसी क्या अनोखी बात है इनकी संस्कृति में? लद्दाख के आर्यन लोग दर्द समुदाय के वंशज माने जाते हैं, जो एक इंडो आर्यन समूह है और सदियों पहले इस क्षेत्र में बस गया था। दर्द शब्द का मतलब होता है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, यानी हाईलैंडर्स। दर्द समुदाय के लोग लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान तक पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं इंडो यूरोपियन मानी जाती हैं। ब्रोकपा को लंबे समय से आर्यन जाति के अंतिम शुद्ध नमूने के रूप में पहचाना जाता है। आर्यन लोगों की पहचान उनकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं से होती है। इनके लोग अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। दर्द समुदाय की भाषाएं इंडो आर्यन भाषाओं का एक उप समूह है जो उत्तरी पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी अफगानिस्तान में बोली जाती है। दारद लोग दर्द शिना की एक अलग बोली बोलते हैं जिसे लद्दाख के लोग ब्रोकसकट के नाम से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुले मियो नोम तुफेल अहमद थेना मो करगिल ओबिलोस करगिल द्रा साइड ओबिलोस असली जबान रहना शिना। इनकी कोई लिपि नहीं है। आपको पता है इस समुदाय के लोगों की भाषा और संस्कृति रूप से लद्दाख के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों से अलग है। आर्यन समुदाय की सबसे अनोखी बात यह है कि यह लंबे समय तक बाकी लद्दाख से अलग रहे, जिससे इनकी परंपराएं और विश्वास आज भी संरक्षित है। इनकी अलग पहचान आज भी बनी हुई है, जबकि इनके चारों ओर की दुनिया बदलती हुई। बहुत से आर्यन लोग तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक विश्वास प्राचीन प्रकृतिवादी परंपराओं से भी गहरे जुड़े हुए हैं। वे स्थानीय देवताओं और प्रकृति की पूजा करते हैं और मानते हैं कि यह भूमि, नदियां और पहाड़ जीवित और पवित्र हैं। समुदाय के कुछ सदस्य, खास तौर पर LOC के दूसरी तरफ रहने वाले, मुख्य रूप से शिया मुसलमान हैं। हालांकि वे अभी भी नदियों, पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करने के अपने मूल रीति रिवाजों का पालन करते हैं और एक तरह की जीववाद की परंपरा का पालन करते हैं। एक परंपरा जो लोगों के अनुसार 5000 साल पुरानी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वे मैसेडोनिया से आए थे और वहां से आकर वो POK में आकर बसे, फिर वहां से माइग्रेट होकर वो दा आए। एक्चुअली हम जो आर्यन है, पहले है जो हम ये कहना है कि हम मैसेडोनिया, रोम से आए थे। तो वहाँ से आने के बाद हिंद कुश से आते हुए पहले POK में हम सेटल हुए थे। फिर वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ हमारा एक एरिया है घना चौक बोल के दा के ऊपर, वहाँ पर। और वहाँ से उनके जनजाति के 4 मुखिया, जो कि 3 भाई और 1 बहन थी, वो अलग अलग जाकर बस गए। सबसे बड़ा भाई हनु में जाकर बस गया, दूसरा भाई दा में बस गया, तीसरा भाई गरकोन में और उनकी बहन दार्चिक में बस गईं। उनका यह कहना है कि प्रमाण के तौर पर देखा जाए तो दार्चिक में महिलाओं को शाही परिवार है। उनकी मुखिया महिलाएं हैं, जो यह दर्शाता है कि इस जगह महिला ने मुखिया के तौर पर शुरुआत की और यही परंपरा चली आ रही है। और दूसरा उनका ये मानना है कि वह इंडस सिविलाइजेशन के बाद उन्होंने ही खेती की शुरुआत की। आर्यन जनजाति समुदाय के लोगों के जड़ों का पता करना काफी कठिन है। इनकी ना कोई लिखित लिपि है, ना कोई लिखित इतिहास है। यह अपनी सारी कहानियां और इतिहास मौखिक रूप में बताते हैं, लोकगीतों द्वारा। ब्रोकपा जनजाति के लोग रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधानों के लिए जाने जाते हैं। विशेषकर उनके सिर पर पहने जाने वाले मुकुट बेहद खास होते हैं, जिन्हें फूलों और शाही रंगों से सजाया जाता है। इसे वे विशेष उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पहनते हैं। उनके परिधान उन्हें बाकी लद्दाखी समुदाय से अलग पहचान देते हैं। ब्रोकपा जनजाति का मुख्य भोजन जौ और गेहूं पर आधारित होता है।
शराब पीना भी इनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वे स्थानीय रूप से चांग कहते हैं और यह जौ से बनाई जाती है। ये अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों में खास भूमिका निभाती है। धार्मिक निषेध की बात करें तो उनकी परंपरा उन्हें मुर्गी या डेयरी से बनी वस्तुओं को छूने से रोकती है और इनके यहाँ बकरी का दूध पिया जाता है। ब्रोकपा जनजाति की पहचान टेपी नामक एक रंगीन टोपी से होती है, जिससे रंग बिरंगे बेरी के फूलों से सजाया जाता है। उनका मानना है कि टेपी बुरी नजर से बचाती है। महिलाएं भारी धातु, सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। साथ ही भेड़ की खाल से बनी पूरी लंबाई की टोपी और भेड़ के ऊन से बने फेरन भी पहनती हैं। पुराने धातु के सिक्के इस आभूषण का हिस्सा होते हैं। पुरुष ज्यादातर कमरबंद के साथ मैरून गाउन पहनते हैं। ऐसी मान्यता है कि शरीर पर पहनी जाने वाली धातु बीमारी से बचाती है। दार्चिक लोगों के पास पहले कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, इसलिए सिर पर लगे हर सामान का कोई ना कोई औषधीय उद्देश्य होता है। 7 रंगों वाला रिबन सूर्य या ग्रहण के कारण होने वाली किसी भी बीमारी से बचाता है। चांदी के ब्रोच ग्रहों के प्रभाव को दूर रखते हैं। मोर पंख लकवा से बचाता है। आइए अब जानते हैं क्या है इनके और सिकंदर के बीच का इतिहास। इस जनजाति का एक रोचक पहलू यह है कि उनके बारे में मान्यता है कि वे सिकंदर महान के सैनिकों के वंशज हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया और पोरस से लड़ाई के बाद जब वह वापस लौट रहा था, तब उसके कई सैनिक युद्ध के बाद वापस लौटने के बजाय हिमालय के इस दूर दराज इलाके में बस गए। इसलिए कई लोग मानते हैं कि ब्रोकपा जनजाति इन्हीं ग्रीक सैनिकों के वंशज हैं। डीएनए परीक्षण से एक एंशिएंट और आइसोलेटेड समुदाय की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन यह बताने के लिए बहुत कम साक्ष्य है कि वे वास्तव में कहां से आए थे। लद्दाख के बाकी हिस्सों के विपरीत ये 4 गांव बटालिक सेक्टर में स्थित है, जो लद्दाख का एक अलग हरित क्षेत्र है जो उन्हें कुछ फसलें उगाने की अनुमति देता है। यह क्षेत्र अपनी स्वादिष्ट खुबानी के लिए प्रसिद्ध है। पहले ब्रोकपा लोग खुबानी के बदले नमक का आदान प्रदान करते थे, लेकिन आज वे इसे 400 से 1000 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बेचते हैं। वे इसके बीज और तेल भी निकालते हैं, क्योंकि इससे उन्हें राज्य भर के बाजारों में अच्छी कीमत मिलती है। अंतर जातीय विवाह की दीर्घकालिक प्रथा के कारण उन्होंने अपनी विशिष्ट संस्कृति को लंबे समय तक बनाए रखा है। समुदाय के बाहर विवाह को बहुत अनुकूल दृष्टि से नहीं देखा जाता। ऐसा ये लोग अपने कल्चर और परंपराओं को प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं। हालांकि जैसे जैसे दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो बाहर शादी करने के कुछ एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी विवाह आज भी अपने ही समुदाय में किए जाते हैं। हाल ही तक घरों में बहुपति प्रथा का प्रचलन था, जिसमें दूल्हा दुल्हन की कीमत चुकाता था, जबकि महिलाओं को तलाक का अधिकार होता था। आर्यन जनजाति और प्रेगनेंसी टूरिज्म। लद्दाख में आर्यन जनजाति, जिसे ब्रोकपा भी कहा जाता है, एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान रखती है। इनकी विशिष्ट विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, तेज फीचर्स और नीली आंखें इन्हें अन्य जनजातियों से अलग बनाती है। प्रेगनेंसी टूरिज्म एक नई प्रवृत्ति है जिसमें लोग उन स्थानों पर यात्रा करते हैं जहां वे अपने बच्चों को जन्म के लिए सुरक्षित और खास अनुभव प्राप्त कर सके। लद्दाख में कुछ लोग इस पर्यटन का लाभ उठाने के लिए आते हैं ताकि उनके बच्चे को विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या पहचान मिल सके, जैसे कि आर्यन पहचान। इस टूरिज्म का उद्देश्य सांस्कृतिक अनुभव के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना भी हो सकता है। हालांकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर विचार करते समय स्थानीय संस्कृति और समुदाय की आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। मनुस्मृति में भी लद्दाख की आर्यन स्त्रियों की शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु के समय यहाँ की दार्द जनजाति की स्त्रियों का खुलापन सहचर्य आधुनिक विश्व को भी पीछे छोड़ देता है। साल 2007 में फिल्मकार संजीव सीवन की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री इन सर्च ऑफ प्योरिटी रिलीज हुई। डॉक्यूमेंट्री में एक जर्मन महिला कैमरे पर स्वीकार करती हैं कि वह शुद्ध आर्य शुक्राणुओं की तलाश में लद्दाख आई है। महिला बताती हैं कि एक आर्यन बच्चे को जन्म देने के लिए इतनी दूर यात्रा करने आने वाली पहली जर्मन महिला नहीं है और न ही आखिरी। वह बताती हैं कि कैसे इस प्रेगनेंसी टूरिज्म के पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन बस इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार करती हैं। वह कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ यह गलत नहीं है, मैं जो चाहती हूँ उसके लिए पेमेंट भी कर रही हूँ। प्रेगनेंसी टूरिज्म की सच्चाई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने भी यह कहानियां अपने बुजुर्गों से सुनी है, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। तो ऐसी कुछ बातें आपने कभी सुनी, जो लड़कियां आती हुई मिलने के लिए
हाँ, इससे सुना था, बहुत पहले की बात है, लेकिन देखा नहीं ऐसे। सुना था ऐसे आए थे, बाद में सुना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बता पाना मुश्किल है। 500 साल पुराना म्यूजियम। आर्यन घाटी के लोगों ने अपने संस्कृति को बचाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक म्यूजियम भी बनाया है जो माना जाता है 500 साल पुराना है। यह म्यूजियम पहले एक घर हुआ करता था जहां गुरु पद्म संभव के पंजों के निशान हैं। इससे जुड़ी कहानी यह बताई जाती है कि सबसे पहले आर्यन्स दा में बसे थे और वह अन्य जगहों की ओर उपजाऊ जमीन और बसने की जगह तलाशते रहते थे। ऐसी ही कुआं गारकों में रह रहे एक दादी और पोता एक दिन जमीन के काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने खाना खाने के लिए विश्राम किया और वह सोचने लगी कि हमें अकेले ही भोजन करना पड़ेगा और हमारे साथ कोई नहीं जिसके साथ हम इसे बांट सके। वह यह सोच ही रही थी कि उन्हें वहां से गुजर रहा एक भिक्षु मिला। दादी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और उन्होंने खाना खाने के न्योता भी दे दिया। भिक्षु ने बताया कि वह दार्चिक से आगे एक छोटे से गांव सनाचे की तरफ जा रहे हैं। दादी ने उन्हें बताया कि वह उनका जन्म स्थान है और वह गरकोन तो शादी के बाद आई हैं। दादी ने उन्हें खाना खिलाया और वह भिक्षु वहां से चला गया। ठीक 2 दिन बाद वह भिक्षु वापिस आया और उस दादी के घर पहुंचा। वहां दादी तो नहीं थी लेकिन उनका पोता जरूर था। उस भिक्षु ने कहा कि दादी से कहना मैं उनसे मिलने आया था और वह अपने हाथ का छाप वहां छोड़ के चले गए। बाद में जब दादी वापस आई तो उन्हें यह सब देखकर पता चल गया कि यह गुरु पद्म संभव है और तब से उन्होंने वहां की शुद्धि की और पूजा करनी शुरू की। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। म्यूजियम में जाने से पहले आज भी अपने आप को एक स्थानीय धूप जलाकर शुद्ध करना होता है। इस म्यूजियम में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, पेंटिंग, सांस्कृतिक वेशभूषा, खेल कूद का सामान, पुराने खाने के बर्तन इत्यादि संरक्षित किए गए हैं। आर्यन वैली के प्रमुख त्योहार। बोनोनाह। बोनोनाह आर्यन जनजाति का मुख्य फसल उत्सव है जो अच्छी फसल के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दौरान लोग पारंपरिक ब्रोकपा वस्त्र पहनते हैं और विशेष फूलों और गहनों से खुद को सजाते हैं। लोग नाचते गाते हैं और सामूहिक रूप से भोज का आनंद लेते हैं। इस त्योहार में पहली फसल को देवताओं को चढ़ाने की परंपरा है। लोसर। लोसर तिब्बती नए साल का उत्सव है जिसे लद्दाख में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आर्यन वैली जनजाति भी इस पर्व को धूमधाम से मनाती है। यह त्योहार पुराने वर्ष के समाप्त होने और नए वर्ष के आगमन का प्रतीक है। इस अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, विशेष पकवान बनाते हैं और पारंपरिक नृत्यों का आयोजन करते हैं। घरों में देवताओं की पूजा होती है और परिवार के सदस्य एक साथ समय बिताते हैं। फू उत्सव। फू उत्सव खास तौर पर आर्यन जनजाति का त्योहार है और इसका संबंध फूलों से खिलने से होता है। आर्यन जनजाति फूलों को पवित्र मानती है और यह त्योहार उनके जीवन में प्राकृतिक सुंदरता और उपजाऊपन के महत्व को दर्शाता है। इस त्योहार में पुरुष और महिलाएं फूलों से सजाए गए पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। देवी देवताओं को फूल अर्पित किए जाते हैं और समुदाय का एक साथ नृत्य और संगीत का आनंद लेता है। ब्रोकपा समुदाय बुद्धिज्म का पालन करना तो वह अन्य बौद्ध त्योहारों को भी मानता है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा और लद्दाख का मशहूर होमिस उत्सव। पारंपरिक कपड़े, संगीत और मान्यता। पारंपरिक वस्त्र। त्योहारों के दौरान ब्रोकपा लोग अपने रंगीन पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं जो ऊन से बने होते हैं और इनमें फूलों और गहनों से सजावट की जाती है। उनका पारंपरिक फूलों का ताज उनकी विशेषता है। संगीत और नृत्य। ब्रोकपा त्योहारों में संगीत और नृत्य का विशेष महत्व होता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करके ये लोग अपने इतिहास, पूर्वजों, प्रकृति और जीवन चक्र की कहानियों को गीतों और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। देवी देवताओं की पूजा। त्योहार के दौरान स्थानीय देवी देवताओं को अर्पण किए जाते हैं जिन्हें ये ला कहते हैं ताकि सुख और समृद्धि, अच्छी फसल हो और बुरी शक्तियों से बचाव की कामना की जा सके। इस जनजाति को उनकी घटती संख्या के कारण खतरे में माना जाता है। वो वर्तमान में लगभग 4000 है। वे मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। समुदाय के सदस्यों का दावा है कि उनके गांवों में केवल 3 हाई स्कूल हैं और आजीविका के बहुत सीमित संसाधन हैं। मुख्य रूप से कठोर मौसम और कठिन इलाके के कारण ऐसे में उनके पास उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समस्या से निपटने के लिए वे कहते हैं कि सरकार को इस क्षेत्र में एक आदिवासी छात्रावास स्थापित करना चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आर्यन घाटी को एक विरासत गांव घोषित करना चाहिए। आर्यन घाटी लद्दाख की एक खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है
जहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। वायु मार्ग से लेह पहुँचने के बाद आप सड़क मार्ग से आसानी से आर्यन घाटी तक पहुँच सकते हैं। सबसे निकटतम हवाई अड्डा लद्दाख के लेह में कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, जो भारत के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। लेह से दाह हनु आर्यन घाटी की दूरी लगभग 160 से 170 किलोमीटर है। हवाई यात्रा के बाद आपको सड़क मार्ग से आर्यन घाटी जाना होगा। लेह से टैक्सी या निजी वाहन किराए पर लेकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से आर्यन घाटी जाना चाहते हैं तो दो प्रमुख रास्ते हैं। श्रीनगर से लेह मार्ग। श्रीनगर से आर्यन घाटी तक की यात्रा लगभग 300 से 350 किलोमीटर की है, जिसे 10-12 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस मार्ग पर सोनमर्ग, द्रास और बटालिक क्षेत्र में होते हुए आप खूबसूरत पहाड़ों और वादियों का आनंद लेते हुए आर्यन घाटी पहुंच सकते हैं। मनाली से लेह मार्ग। मनाली से आर्यन घाटी तक की यात्रा लगभग 600 से 700 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में 2-3 दिन लग सकते हैं। क्योंकि यह मार्ग ऊंचाई और लंबी दूरी वाला है, इस रोमांचक और खूबसूरत यात्रा में कई ऊंचे पर्वतीय दर्रों से गुजरना पड़ता है, जो इसे यात्रा प्रेमियों के बीच खास लोकप्रिय बनाता है। आर्यन घाटी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का होता है, क्योंकि इस समय मौसम अनुकूल रहता है और रास्ते खुले रहते हैं। सर्दियों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती है, जिससे यात्रा कठिन हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी अन्य रोमांचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी अन्य टॉपिक के लिए कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।